हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है फाइंड द जीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको पहले ये समझना होगा कि जीरोज़, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जीरोज़। जीरोज़ का मतलब ये है एक्स की वो वैल्यू जिसको इस इक्वेशन में रखने के बाद, एक्स की वो वैल्यू जिसको इस इक्वेशन में पुट करने के बाद इस इक्वेशन की वैल्यू जीरो आ जाए। एक्स की उस वैल्यू को हम जीरोज़ या सॉल्यूशन या रूट्स ऑफ द इक्वेशन बोल सकते हैं। दिस मीन्स इस इक्वेशन के अंदर हमें एक्स की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसे इसमें अगर हम पुट करते हैं और इस इक्वेशन की वैल्यू जीरो आ जाती है, दैट विल बी नोन एज द जीरोज़ ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये तो आप जानते ही होंगे कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। जिस भी इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब हमें ये सोचना है कि x की किस वैल्यू को पुट करें जिससे इस इक्वेशन का आंसर जीरो आ जाए। जैसे कि हमने आपको बताया, इस क्वेश्चन के अंदर आपको x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसे इस इक्वेशन में रखने के बाद, गिवन इक्वेशन में रखने के बाद इस इक्वेशन की टोटल वैल्यू जीरो के बराबर आ जाए। x की ऐसी वैल्यू को आप इक्वेशन का ज़ीरो भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं या इक्वेशन का रूट भी बोल सकते हैं। ये तीनों नाम सेम होते हैं। कहीं पे बोर्ड के क्वेश्चन में ज़ीरोज़ बोला जाएगा, कभी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बोला जाएगा, कभी फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बोला जाएगा, बट ये तीनों नाम, इनका मीनिंग सेम है। अब सपोज़ हम x की वैल्यू 1 लेते हैं और गिवन इक्वेशन के अंदर हिट एंड ट्रायल मेथड से हम x की वैल्यू 1 रख के देखते हैं। x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो x की जगह 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 8, यू गेट x इज दिस इज़ 1 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 9। अगर आप इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो आपका आंसर माइनस 9 आता है, जो कि जीरो के बराबर नहीं है। इसी तरीके से आप x की अदर वैल्यूज़ भी ट्राई कर सकते हैं। आप x की जगह 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। सपोज़ हम x की जगह 4 रख के ट्राई करते हैं। जब हम x की जगह 4 रखते हैं इक्वेशन के अंदर, तो x की जगह यहाँ पे 4 रखा, 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, यू गेट 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें ये पता लगता है कि जब हम x की जगह 4 रखते हैं तो जो गिवन इक्वेशन है वो 0 के बराबर आ जाती है। लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि ये दिस प्रोसेस इज़ वेरी लेंदी एंड टाइम टेकिंग। ये जो तरीका हमने अडॉप्ट किया है, पहले x की जगह 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, तो इस तरीके से हमारा प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा और हो सकता है इस तरीके से हमें आंसर ना मिल पाए। लेकिन ये मेथड आपको बताया गया है केवल ये समझने के लिए कि ज़ीरोज़ का मतलब क्या है। ज़ीरोज़ का मतलब है x की ऐसी वैल्यू आपको ढूंढनी है जिसे इक्वेशन में रखने के बाद आपका आंसर जीरो आ जाता है। अब इस लंबे और टाइम टेकिंग प्रोसेस से बचने के लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं जिसे हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। फैक्टराइजेशन के बारे में आपने क्लास 8th में भी स्टार्टिंग में पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है। आज हम आपको फैक्टराइजेशन को बिल्कुल बेसिक स्टेप से बताएंगे कि इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन करके, ये जो गिवन इक्वेशन है इसको आप कैसे फैक्टराइजेशन करके ये जो पूरा टाइम है इस टाइम को आप कैसे बचा सकते हैं। बच्चों, हमने आपसे बात करी फैक्टराइजेशन की। ये हमारी गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। फैक्टराइजेशन का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है स्प्लिट मिडिल टर्म इन 2 पार्ट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लेते हैं। ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वेयर bx प्लस सी।
जिसमें ए बी सी कोफिशिएंट्स हैं। जो हमारा स्टेप 1 है वो क्या कहता है, मिडिल टर्म को, इसमें 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म और लास्ट टर्म। मिडिल टर्म को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। मिडिल टर्म जो बी है हमारी, उसे हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, जिनका सम करके b1 और b2 को प्लस करके मिडिल टर्म के बराबर आ जाए, और मिडिल टर्म के दोनों पार्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके जो आपकी एक्सट्रीम टर्म्स हैं, कॉर्नर वाली जो वैल्यूज़ हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए। इस तरीके से हमें मिडिल टर्म को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, जिससे कि उनका सम मिडिल टर्म के बराबर आ जाए और उनका मल्टीप्लिकेशन बाहर वाली टर्म्स के दोनों कोफिशिएंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए। हमने आपसे बात करी फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन का जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 है आपका स्प्लिट द मिडिल टर्म इन 2 पार्ट्स। जो अभी हमने आपको बताया, मिडिल टर्म यानी कि जो x वाली टर्म्स है उसके कोफिशिएंट को हमें 2 टुकड़े करने हैं, जिसको प्लस करके या माइनस करके मिडिल टर्म के कोफिशिएंट के बराबर आना चाहिए, और इन 2 पार्ट्स को मल्टीप्लाई करके जो बाहर वाली एक्सट्रीम टर्म्स हैं उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए। अब ये हमारी गिवन इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे हमने अभी x का कोफिशिएंट 2 लिया है। वैसे x का कोफिशिएंट -2 है, पर अभी स्टार्टिंग में आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम x का कोफिशिएंट 2 ले लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा भी है, डोंट बोदर अबाउट साइन ऑफ b एंड c। कुछ देर के लिए अभी आज माइनस साइन को नहीं देखते हैं, हम x का कोफिशिएंट 2 ले लेते हैं, और लास्ट जो है हमारे पास कांस्टेंट टर्म वो 8 है। इन दोनों को कंपेयर करने के बाद हमें करना क्या है, ये जो x का कोफिशिएंट 2 है, इस 2 के हमें ऐसे 2 पार्ट करने हैं जिनको प्लस या माइनस करके तो 2 आए। जैसे सपोज हम 1 और 1 करते हैं, 1 + 1 2 आ जाएगा। लेकिन क्या 1 और 1 को मल्टीप्लाई करके 8 आ सकता है? नहीं आ सकता। तो इसलिए हमें थोड़ा बड़ा नंबर सोचना पड़ेगा। हमने इस 2 के 2 पार्ट्स करे, 4 और 2। जब हम 4 में से 2 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर 2 आ जाता है। मैंने आपको बोला था ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिसको प्लस करके या माइनस करके आपके पास x का कोफिशिएंट आ जाए। तो हमारा x का कोफिशिएंट 2 था, मैंने इसके लिए 2 पार्ट्स करे, 4 और 2। 4 में से 2 माइनस किया, 2 आ गया, और 4 और 2 को मल्टीप्लाई जब करा तो वो जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं a और c का मल्टीप्लिकेशन कितना है? 8 बन जा 8। तो मिडिल टर्म का मल्टीप्लिकेशन भी 8 और एक्सट्रीम टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन भी 8 आ जाता है। अभी ये हमारा स्टेप 1 ही चल रहा है। हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि जो बीच वाली टर्म है इसके हमने 2 टुकड़े कर दिए, 4 और 2। अब हम इस 2 को हटाकर एक ब्रैकेट बनाते हैं और यहाँ पर 2 की जगह लिख देते हैं 4 - 2, क्योंकि 4 - 2 = 2 होता है। बाकी के साइन को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा। 8 की जगह हमने क्या लिखा? 4 × 2। ये शो करने के लिए कि हमने इन दोनों ही पेयर्स का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाले नंबर्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ये x इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 4x और 2x होगा। यहाँ माइनस है तो वो 4 को माइनस का कर देगा, बाहर वाला माइनस इस माइनस को प्लस का कर देगा। सेकेंड स्टेप जो हमारा आता है, अब हमारे पास 3 टर्म्स से सीधा 4 टर्म्स हो गई। स्टार्टिंग में हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं, पहला स्टेप कंप्लीट करने के बाद हमारे पास 4 टर्म्स हो जाती हैं, 1 2 3 4। सेकेंड स्टेप में हम इन 4 टर्म्स में से 2 टर्म्स के पेयर बना देते हैं, पेयरिंग कर देते हैं हम। पेयर बनाने के बाद हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, आपको ये देखना है कि जो पेयर आपने बनाया है इन दोनों नंबर्स में क्या ऐसी वैल्यू है जो दोनों में आ रही है और कॉमन आप निकाल सकते हो। इसमें क्लियर नज़र आ रहा है कि जो x है वो इन दोनों नंबर्स में आ रहा है। इन दोनों नंबर्स में से मैंने x को कॉमन बाहर निकाला। x² में से अगर मैं एक x निकाल दूंगा तो अंदर क्या बचेगा? ओनली x, बिकॉज x × x = x²।
4x में से मल्टीप्लिकेशन में से अगर मैंने x को कॉमन निकाल दिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 4, x बाहर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे वापस ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही जो सेकंड पेयर है 2x माइनस 8, इसमें से क्या वैल्यू है जो कॉमन है, 8 में से 2 आ सकता है और 2x में से भी 2 आ सकता है। जब इन दोनों में से हमने 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, x माइनस 4, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8 आ जाएगा। ये हमारा स्टेप 3 कंप्लीट हो गया। अब आपको ध्यान रखना है स्टेप 3 के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है। ये जो दोनों ब्रैकेट हैं, इन दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर इन दोनों ब्रैकेट के अंदर आपकी वैल्यू अलग अलग आ रही है तो कहीं ना कहीं आपके कैलकुलेशन में मिस्टेक है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो सेम ब्रैकेट्स हैं इन दोनों को कॉमन लेना है। x माइनस 4 को हमने एक बार लिख दिया कॉमन लेके, और जो बाकी की वैल्यू बचती हैं उनको हम दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं। x प्लस 2 को हमने दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया। अब हमारा आता है लास्ट स्टेप। अब जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो 2 लीनियर इक्वेशन में ब्रेक हो गई है, एक्स स्क्वायर ख़त्म हो चुका है। अब हम इन दोनों लीनियर इक्वेशन को 0 के बराबर पुट करके देखते हैं। जब हमने फर्स्ट पार्ट को 0 के बराबर रखा, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 4, ये 4 इधर आके प्लस हो गया। जब हमने x प्लस 2 को 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू आई -2। ये दो ऐसी वैल्यूज़ हैं x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -2, जिसे अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर रख देंगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। इसीलिए ये जो दो वैल्यूज़ हैं इसे हम बोलेंगे दीज आर द जीरोज़ ऑफ द गिवन इक्वेशन, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। बच्चों अभी आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन एक बार जब आप इस प्रोसेस को समझ जाएंगे तो आप कितने भी टफ़ से टफ़ क्वेश्चन को मिनटों में सॉल्व कर देंगे। अगर आपको ये मेथड पसंद आया हो तो आप अपने 10th क्लास के फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनको इसे समझने में हेल्प मिले। थैंक यू वेरी मच।